रेडी। आवाज ले रहा है तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है चैलेंजेस यूनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज आपके लिए दूसरा दिन है फिजिक्स का, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए ये वीडियो है। जल्दी से कॉपी कलम निकाल ले और हम लोग आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, साथ में स्टेटस में दूसरे बच्चे के पास भी पहुंचे और आपका प्यार बना रहे हमारे पे। तो चलो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है पहला नंबर, चालक पदार्थ से बने असीमित, सॉरी मुझे इंग्लिश में पढ़ना एक्चुअली, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, किसके भाई, कहां पे, तो नियर द सरफेस, सरफेस के नजदीक में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एंड इन्फिनिटली चार्ज थीन सीट, एक पतला सा सीट है जो कि इसका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज थीन सीट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज, कंडक्टिंग मटेरियल है मतलब कि इसमें करंट आराम से पास हो सकता है। यानी कंडक्टर के रूप में मेरे पास एक कंडक्टर है, समझो, मान लो एक कंडक्टर है और कंडक्टर एक थीन सीट के रूप में है, वो चार्ज्ड है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसके सरफेस के नजदीक में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत आराम से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इधर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा और आपको याद भी होगा गॉस के थ्योरम में हमने इसका यूज किया था। ये मान लो एक थीन सीट है जिसका एरिया ए है, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, और इसमें हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया डी ए, और इसी से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक और एरिया कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझिए। और वही चीज इधर भी कंसीडर हो जाएगा, आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम में। और अब ये जो है वो मान लो डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट है ई और डीए का, ठीक है, ये है। अब हमको गॉस का प्रमेय एक्चुअली में लगाना है। देखो, गॉस के प्रमेय के अनुसार आपने पढ़ा था गॉस का प्रमेय, अब इंग्लिश लिखना है एक्चुअली, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉसस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने पढ़ा था कि गॉस का थ्योरम जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज, ये होता है। यानी कि मुझे टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज पता करना होगा, है ना, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है, गॉस थ्योरम पे ही निकल सकती है। तो चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं इस क्वेश्चंस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिस्टम का क्या होगा वो सुनो, वो होगा सिग्मा डी ए इंटू, सॉरी, प्लस सिग्मा सिग्मा डी ए। देखिए, एक्चुअली में सिग्मा डी ए ना बोल के ई डी ए है और प्लस में ई डी ए। चलिए देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, आपने फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल पार्ट एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता था, लेकिन विदाउट डॉट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर की अगर टोटल फ्लक्स निकाले तो ई डी ए, और इधर की भी फ्लक्स हो जाएगी ई डी ए, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2 ई डी ए, ठीक है। एंड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो देखिए, अगर कभी भी प्लेन सीट हमने मैग्नेट चार्ज के मैग्नीट्यूड को 3 रूप में डिफाइन करा था, एक लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, एक सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, एक वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। कभी भी एक प्लेन सीट का बात हो तो हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पे बात करते हैं, अगर एक सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ हो तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। तो यहाँ एक सीट है तो इसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मान लो सिग्मा है, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया पे चार्ज की जितनी मैग्नीट्यूड होती है वही सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आपको पता भी होगा। तो मान लो ए एरिया पे, डीए एरिया पे, डीए एरिया हमारा मान लो छोटा एरिया है डीए, और उस पर चार्ज है सिग्मा, ठीक है, एक मिनट, पर यूनिट एरिया पे हमारा चार्ज है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज, और अगर हमारी एरिया डीए हो तो हमारा चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, और हम यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट सिग्मा इंटू डीए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 2 ई डी ए इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को सिग्मा डीए लिखेंगे। अब देखो, डीए से डीए जो है वो कैंसिल होगा,
और जो रिजल्ट बचा उसको लिखेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप ऑप्शन चूज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन का आंसर डालिए कि कौन सा सही है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ये क्या। तो आंसर नंबर सी, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर डालिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चले। क्वेश्चंस है, जब किसी वस्तु को, सॉरी इंग्लिश में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड इट मास विल बी। क्वेश्चंस थोड़ा मिसिंग है। क्वेश्चंस में लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। उसी के बेस पे हमारा यहां आंसर होना चाहिए। अब इसकी मास क्या होगी, तो हम दोनों थ्योरी बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। जब भी हम मान लो किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, दो बॉडी को चार्ज करना होता है, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाता है। मान लो इसके पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो 10 प्रोटॉन, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी टोटल इसके पास पार्टिकल्स की संख्या 10 प्लस 10 20 थी पहले, लेकिन अब तो 19 हो गई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन इसके पास 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास पार्टिकल की संख्या 10 थी, अब 11 हो गई। इसके पास एक पार्टिकल कम गया और इसके पास एक पार्टिकल ज्यादा हो गया, और पार्टिकल ही तो आपस में मिलकर सारे मास को ऐड करके कंप्लीट मास बनाते हैं। तो जब पार्टिकल की संख्या घट रही है तो मास तो डिक्रीज करेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपको पता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता, निगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब ये है, पॉजिटिवली चार्ज अगर हो गया तो इसका मतलब है कि इसकी मास कमेगी, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दी गया। तो इलेक्ट्रॉन की भी तो मास होती है, कितनी, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो इतना मास तो इसका कम जाएगा ना, तो मास डिक्रीज करेगा, ठीक है। मास जो है, मास विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज, अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिवली चार्ज का मतलब है कि मास विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि निगेटिवली है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है कि इतना मास तो उसका बढ़ गया होगा। तो ये क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन अब आपको पता चल गया अगर पॉजिटिवली चार्ज या फिर निगेटिवली चार्ज देता तो उसके बेस पे आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आज थोड़ा हम कम ही करवाएंगे, तबियत भी थोड़ा स्वस्थ लग रहा है, टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। तो अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, इंग्लिश में, इन द गिवन पिक्चर, आपके पास एक पिक्चर है, बट पिक्चर तो है ही नहीं, हम पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पे स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज है। ये हमने एक डायगोनल बना दिया। उसके बाद इसकी लेंथ आर है, इसकी भी लेंथ आर है, दैट मीन्स ये एक स्क्वायर है। कह रहा है कि इन द गिवन पिक्चर इफ द टोटल इफेक्टिव फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो, यानी स्मॉल क्यू जो चार्ज है उस पर टोटल इफेक्टिव फोर्स जीरो। तो आप बताइए देन द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू इज, 2018 का क्वेश्चन से, हार्ड क्वेश्चन होगा। कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा, चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ब्लू कलर से हम लिख रहे हैं, और ये आर है तो ये भी आर होगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, दैट मीन्स एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और पी जो है वो आर है, तो आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 2r स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2r। तो ये जो वैल्यू है वो रूट 2r हो गई, रूट 2r, ठीक है। अब आगे, अच्छा अब एक और बात समझ लेते हैं। मान लो हम इस पे, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रहा है F3, इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रहा है F1, और यहां पे लग रहा है F2। तो फोर्स का भी एक पाइथागोरस थ्योरम, फोर्स के लिए भी एक पाइथागोरस थ्योरम ले लेते हैं। ये कर्ण है यानी हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर और बेस, कोई भी एक परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। तो यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके F3 का स्क्वायर, ध्यान देना, F3 का स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर,
अब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या फॉर्मूला पढ़ी है बच्चा? इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला पढ़े हैं, F बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/4 को हम कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ठंड का असर भी हो रहा है मेरे पे, क्योंकि ठंड थोड़ा सा आ गया है आज। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे F3 कहां का फोर्स है? तो F3 जो है वो यहां का फोर्स है। तो चार्ज है Q और Q, कैपिटल Q और कैपिटल Q, फॉर्मूला K इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, बट R कुछ और है, फॉर्मूला K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 Q2 के जगह Q और Q डाल दिए, और R स्क्वायर, तो R तो ये है √2R, तो इसका स्क्वायर करना होगा मुझे, तो √2R का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसका टोटल का स्क्वायर इक्वल टू, इस फॉर्मूला के लिए भी K 1/4 के जगह हमने K लिखा, और मान लो ये F1 फोर्स है, तो यहाँ पे चार्ज है स्मॉल q और कैपिटल Q, तो स्मॉल q और कैपिटल Q यहाँ पे लिख देते हैं, और बटा में डिस्टेंस जो है वो R स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। जो इसी तरह से सेकेंड वाला भी सेम ही है, यही वाला देख लो। थर्ड जो सेकेंड जो फोर्स है वो कैपिटल Q और स्मॉल q का है, डिस्टेंस R है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये K स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो सबका स्क्वायर कर दिए, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर 4, और फिर R स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो R के पावर 4। इधर देखो K स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, K स्क्वायर Q स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो R के पावर 4 और नीचे भी R के पावर 4। अब सीधा K स्क्वायर Q स्क्वायर R के पावर 4, और इधर दोनों तो सेम ही चीज है ना, दोनों सेम ही चीज है, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 इंटू K स्क्वायर Q इंटू Q स्क्वायर बटा में 4 R के पावर 4। जो कटता है उसको काट लेते हैं, तो K स्क्वायर से K स्क्वायर गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर गया, बट ये नहीं कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या बचा, बच्चा, है ना? तो देखिए क्या बचा, कैपिटल Q स्क्वायर बट्टा में 4, और इधर बचा 2 इंटू Q स्क्वायर। अब देखो जरा, हम Q का वैल्यू चाहिए, कैपिटल Q बाई स्मॉल q, तो एक काम करते हैं, इस Q को इधर ले आते हैं, तो Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, और 4 दूना 8, थोड़ा यहीं पे अरेंज कर लें। अब बताओ, हम उसको Q बाई Q का टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 8, तो Q बाई Q इक्वल टू √8, और Q बाई Q √8 मतलब 2√2, और आंसर हो गया 2√2। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का आंसर हो जाएगा 2√2। 2018 का क्वेश्चन है, आप बिना बनाए हुए ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल अब आप डायरेक्ट लगा सकते हो 2√2, आंसर इज बी, है ना, आंसर इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस अपने पास क्या है, एक मिनट। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो देखो, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो, ठीक है, कि अगर मान लो ए एरिया पे, ठीक है, एक मिनट, ए एरिया पे क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट एरिया पे क्या होगा, क्यू बाई ए। इसी को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज करते हैं क्यू बाई ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो क्यू बाई ए, ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की फॉर्मूला होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम्ब, और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। आंसर देख लो कौन सा है, कूलम पर मीटर स्क्वायर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर के सरफेस के इनसाइड में एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है, कहीं पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है अंदर में, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द इंटायर सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा पूरे सरफेस में? तो गॉस थ्योरम आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है जिसको साई या फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 1/ε0
इंटू टोटल चार्ज, दैट मीन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे का जो क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ एफ। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो गो चार्ज पार्टिकल्स है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो गो चार्ज पार्टिकल्स है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 है और एक Q2, और दोनों एक डिस्टेंस पे लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस EJ, और दोनों के बीच की जो फोर्स लग रही है ना बाबू, वो F लग रही है मान। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मतलब हम इसके डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, मतलब अगर यार डिस्टेंस पे तो फोर्स F लग रहा है, डिस्टेंस को अगर आधा कर दे, ठीक है, तो इसके फोर्स क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और फोर्स और डिस्टेंस में अगर रिलेशन बनाया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो भी आर स्क्वायर। तो अगर हम इस फोर्स को आधा कर दे तो फोर्स जो है, मतलब अगर हम फोर्स को नहीं, सॉरी आर को, यानी डिस्टेंस को अगर आधा कर दे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। कारण क्योंकि आर स्क्वायर और आर को तुम r/2 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चल जाएगा, यानी फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर के बढ़ने से एफ कमेगा, आर के बढ़ने से एफ क्या होगा? कमेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डायरेक्ट बता रहे हैं, आर के वैल्यू बढ़ने से एफ घटेगा, ठीक है, और आर अगर घट गया तो एफ बढ़ जाएगा। और कितना? अगर आर को तुमने आधा किया तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर तुमने डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, 1/3, 1/3 पार्ट, तो 9 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर 1/4 कर दिया तो 16 गुना बढ़ जाएगा। 1/5 टाइम्स कर दिया अगर डिस्टेंस को तो 25 गुना बढ़ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम आधा कर रहे हैं तो 4 गुना बढ़ेगा, यानी जितनी फोर्स पहले थी एफ, उसकी 4 गुना ज्यादा, यानी 4F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आपने अभी पढ़ा। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, ये वैल्यू होती है बुआ इसका। तो ये इसकी यूनिट है फैराड पर मीटर, और ये इसकी वैल्यू है, आंसर इज फैराड पर मीटर। फिलहाल थोड़ा यहाँ गलत लिखा है, फैराड पर मीटर, मीटर स्मॉल में होना चाहिए, यहां भी गलत लिखा है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आंसर इज बी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज वोल्ट पर मीटर। द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज वोल्ट पर मीटर। इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर? तो देखो, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब वोल्ट पर मीटर का मतलब है कि वोल्ट है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मीटर मतलब लेंथ। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था dV/dx, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेजिएंट बोलते थे, E बराबर -dV/dx, इसको पोटेंशियल ग्रेजिएंट बोलते थे। और इसी के बेस पे यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेजिएंट, यानी कि, और पोटेंशियल ग्रेजिएंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर। तो कौन सा आंसर? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? ठीक है, तो चार्ज की डायमेंशन, पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, यही तो होती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इक्वल टू Q/T। तो Q की वैल्यू I इंटू टी, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले तो I के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला में A या तो I भी यूज कर सकते हो, टाइम के लिए T, तो AT, या फिर A के जगह I भी यूज हो सकता है, IT, तो AT या तो फिर IT। एक और क्वेश्चन आज के लिए करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन है थोड़ा तबियत खराब लग रहा है मुझे। मुक्त आकाश की परावैद्युतता, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो अभी तो बताए थे 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा, ये समझ गए।
तो फिलहाल आपको पता है कि वीडियो के लिंक को थोड़ा शेयर कर दीजिए, हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, एक्चुअली में थोड़ा तबियत खराब लग रहा है। और यहाँ तक हम लोग आज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में करते हैं। तो चले, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।